आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है तो उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है, उसी को हम आईपीओ बोलते हैं। अब आईपीओ के अंदर हम लोग निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन हम में से काफी लोग उसका पूरा प्रोसेस समझते नहीं है। इसी वजह से कई बार हम उसके अंदर इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। हमारे काफी सारे सवाल होते हैं कि आखिर हमें ये निवेश करना कैसे है, या फिर ये शेयर्स की अलॉटमेंट होती कैसे है, बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है, फिक्स प्राइस इशू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर अंडर राइटर का रोल क्या होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। आईपीओ का पूरा प्रोसेस हम समझेंगे, आप इस वीडियो में बने रहिए। इससे पहले हमें यह देखना होगा कि आईपीओ की आखिर रिक्वायरमेंट आती क्यों है किसी भी कंपनी को। हमें उसकी फंडिंग की स्टेजेस समझनी होंगी। मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में फंडिंग की स्टेजेस काफी डिटेल में कवर की थी, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। यहां पे हम ब्रीफ में कवर करते हैं। स्टेज 1 में कोई भी कंपनी शुरू होती है प्रोमोटर फंड्स के साथ, यानी कि फाउंडर्स की सेविंग्स होती हैं, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से वो लोग कुछ पैसा लेते हैं। स्टेज 2 में जब कंपनी थोड़ी सी ग्रो होती है तो एंजल इन्वेस्टर कुछ पैसा डालता है। स्टेज 3 में वेंचर कैपिटल फर्म्स या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आ जाती हैं जो पैसा डालती हैं। तो स्टेज 4 आ जाती है फाइनली आईपीओ की, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में होता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कंपनी लिस्ट हो जाती है और आईपीओ में कुछ इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं। उन्हें हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। अलग अलग टाइप के ये इन्वेस्टर हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं। इनकी अभी हम जल्दी ही बात करेंगे। तो यहां पे आ जाता है हमारा दूसरा सवाल कि ये आईपीओ की रिक्वायरमेंट आखिर होती क्यों है। आईपीओ की रिक्वायरमेंट सीधी सी बात है, कंपनी को अगर पैसा रेज करना है, फंड्स रेज करने हैं, तो आईपीओ एक काफी अच्छा तरीका है इक्विटी फंड्स रेज करने का। दूसरा तरीका तो एक डेट फंड्स रेज करने का है। अब ये वाली कंपनी प्राइवेट इक्विटी, यानी कि जब तक ये लिस्टेड नहीं थी तो कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स से तो इसने ऑलरेडी पैसा रेज कर लिया था, लेकिन अब ये ऐसे स्टेज पे आ गई है जहां पे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स शायद उतना पैसा नहीं डाल सकते हैं। अब पब्लिक की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि पब्लिक में ज्यादा इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को टैप किया जा सकता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। तो इन बड़े फंड्स को टैप करने के लिए आईपीओ लेके आया जाता है और इसके मेन कारण है, कोई भी कंपनी अगर एक्सपैंड करना चाहती है तो उसको ऑब्वियसली ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है उसने पास्ट में कुछ डेट लिया हो, यानी कि लोन्स लिए हुए हों, कुछ लाइबिलिटीज हो, उनको वो खत्म करना चाहती हो, तो वो भी आईपीओ के जरिए जो पैसा रेज होगा, थोड़ा बहुत पोर्शन उससे लोन उतारा जा सकता है। तीसरा, एग्जिट टू प्रीवियस इन्वेस्टर्स। अब जैसे ये वाले पुराने इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटल और पी फर्म्स हैं, ये हो सकता है कुछ लोग इसमें से एग्जिट करना चाहें। तो जब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी कंपनी तो वहां पे लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये अगर एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया आईपीओ की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कंपनी की, क्या रीजंस होते हैं। अब हम आईपीओ का प्रोसेस समझते हैं। आईपीओ के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है, कोई भी कंपनी जो भी पब्लिक इशू लेके आना चाहती है वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक को हम मर्चेंट बैंक भी बोलते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स आखिर होते क्या हैं? अब फॉर एग्जांपल हम एबीसी टॉयज लिमिटेड मान लेते हैं। ये वाली कंपनी अगर लिस्ट होना चाहती है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, सो लेट्स से ये XYZ कैपिटल को हायर करती है। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक किस तरीके के हो सकते हैं? आज की डेट में जितने भी मेजर बैंक्स हैं, चाहे आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, इन सब के अपने इन्वेस्टमेंट बैंक आर्म्स भी हैं जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कराते हैं या फिर आईपीओज लेके आते हैं। तो आई बैंक का ये भी एक काम होता है, आईपीओज लेके आना। अब कोई भी कंपनी अगर किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना चाहती है तो वो क्या देखेगी? उसकी रेपुटेशन देखेगी, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है उसका आईपीओज से फंड रेज करने में, क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैसी रहती है उसकी, किस तरीके से वो प्राइसिंग करते हैं, वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं कंपनीज की। उसके अलावा उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ उनके टाई अप्स हैं, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को वो कितनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कितनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रायर रिलेशनशिप हो सकता है, किसी कंपनी की कुछ प्रायर रिलेशनशिप रही हो किसी इन्वेस्टमेंट बैंक से, तो इसीलिए कोई भी कंपनी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना चाहेगी। नेक्स्ट स्टेप होता है ड्यू डिलिजेंस और फाइलिंग्स का। XYZ कैपिटल को अब मान लीजिए इस कंपनी ने हायर कर लिया है, तो इसके बाद ये कंपनी पूरा ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस और लीगल प्रोसेस करेगी। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? पहला है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अंडर राइटिंग का आप यहां पे मतलब समझ लीजिए। अब हो सकता है ये XYZ कैपिटल कहे कि हम पूरा फर्म कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। अब ये होती है फर्म कमिटमेंट का, यहां पे क्या मतलब है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम आपके मार्केट से 1000 करोड़ रेज करवाएंगे, तो हम गारंटी ले रहे हैं कि 1000 करोड़ में अगर कुछ
कम भी पड़ गए तो वो हम अपनी जेब से पैसा डालेंगे, और अगर कुछ गेन हुआ तो वो हमारा गेन होगा। तो अंडर राइटिंग में एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि XYZ कैपिटल ABC टॉयज को कह रही है कि हमने आपकी तरफ से इशू ले लिया है, अब हम उसके सेलर बन गए हैं और हम मार्केट में अपने दाम पे उसको सेल करेंगे। गेन हुआ तो हमारा, कोई शॉर्टफॉल हुआ, नुकसान हुआ तो वो भी हमारा। इसके बाद दूसरा तरीका होता है बेस्ट एफर्ट्स कमिटमेंट का। बेस्ट एफर्ट्स कमिटमेंट या फिर बेस्ट एफर्ट्स एग्रीमेंट करती है कंपनी XYZ कैपिटल ABC टॉयज को कहेगी कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपको इशू प्राइस बताएंगे, आपकी वैल्यूएशन करेंगे, प्राइसिंग करेंगे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन गारंटी हमारी नहीं है कैसा रिस्पॉन्स आएगा, कितना सब्सक्रिप्शन होगा। और तीसरा, अगर एक कंपनी मान लीजिए पूरा का पूरा IPO बहुत ही बड़ा है, मान लीजिए 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ रेज करने हैं, तो हो सकता है एक इन्वेस्टमेंट बैंक उसको हैंडल ना करे, तो वो क्या करेगा, वो सिंडिकेट बनाएगा, जिसे हम कहते हैं सिंडिकेट अंडर राइटिंग। वो मल्टीपल बैंक्स या फिर मल्टीपल मैनेजर्स को हायर करेगा और उन सबको कुछ कुछ पोर्शन एलोकेट करेगा। लेट्स से वो बैंक ए को बोलता है कि आप 1000 करोड़ का फंड्स रेज कीजिए, आप 1000 करोड़ के IPO को सेल कीजिए। सो ऐसे करके हो सकता है वो 10 अलग अलग बैंक्स को अपॉइंट करे और खुद भी कुछ पोर्शन अपने पास रखेगा। तो जो मेन बुक मैनेजर होता है या फिर बुक रनर होता है उसे हम कहते हैं लीड मैनेजर, और बाकी के सारे पार्टिसिपेंट मैनेजर होते हैं IPO के अंदर, और इसे हम कहते हैं सिंडिकेट अंडर राइटिंग। सो अंडर राइटिंग एक बार हो गई। उसके बाद रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं कि उसके बिजनेस और प्रोमोटर की डिटेल्स क्या हैं, उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूचर के बिजनेस प्लान्स क्या हैं, रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं उस बिजनेस को दूसरे बिजनेसेस से, पास्ट का फाइनेंशियल डेटा कैसा रहा है, ग्रोथ कैसी रही है, आने वाली ग्रोथ के कुछ प्रेडिक्शंस दिखाना चाहती है मैनेजमेंट आपको। सो किसी भी बिजनेस के बारे में जो भी डिटेल्स देना चाहती है एक कंपनी, जिससे वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर पैसा तभी लगाएगा जब उसके पास किसी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होगी। सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं, और ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाना भी XYZ कैपिटल का ही काम है, इस इन्वेस्टमेंट बैंक का ही काम होगा। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे आ जाती है कंप्लायंसेस एंड फाइलिंग्स की, यानी कि सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं या फिर कंप्लायंसेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां पे भी वो लिस्ट हो रही है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फिर कंपनीज एक्ट है, ये जितने भी रेगुलेशंस हैं और इनमें लिस्टिंग के जितने भी रेगुलेशंस हैं स्पेसिफिकली, वो सारे कंप्लाई करने बहुत जरूरी हैं। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स काफी स्ट्रिंजेंट होती हैं, इसमें भी काफी समय लग जाता है, तो ये वाला काम भी कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक ही हैंडल करता है जिसके पास इस तरीके की एक्सपर्टीज होती है। अब तीसरा प्रोसेस आ जाता है हमारा प्राइसिंग का, और ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये भी XYZ कैपिटल यानी कि आई बैंक की है। इसके अंदर कंपनी की वैल्यूएशन लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये ABC टॉयज की लेट से वैल्यूएशन लगाती है ये XYZ कैपिटल, टोटल वैल्यूएशन इसकी लगाती है 10,000 करोड़ की। अब ये कहते हैं कि 10,000 करोड़ तो टोटल वैल्यूएशन है, इसमें से हम खाली 20% डाइल्यूट करना चाहते हैं, और 20% का क्या मतलब हो गया, 2,000 करोड़ हम इसके अंदर से फंड्स रेज करेंगे, यानी कि 20% के शेयर्स हम बेच देंगे, 80% के शेयर्स प्रोमोटर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास रह जाएंगे, 20% पब्लिक के पास चले जाएंगे, और उस 20% की वैल्यू कितनी है, 2,000 करोड़। तो हम क्या कहेंगे, इशू साइज कितने का हो गया, 2,000 करोड़ का इशू साइज हो गया, ये वाला पैसा पब्लिक से रेज किया जाएगा। तो 2,000 करोड़ रेज करने के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स काफी सारे इशू करने होंगे और उसका हर शेयर का एक प्राइस रखना होगा। सो लेट्स से इशू प्राइस, एक शेयर का इशू प्राइस रखा जाता है ₹200 पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने रखे जाते हैं, 10 करोड़। सो अगर आप 10 करोड़ को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 करोड़ के आपके फंड्स रेज होंगे। और यहां पे देखिए, अब कोई भी इन्वेस्टर अगर कहता है कि मेरे को खाली 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं इस IPO के अंदर, तो ऐसे वो नहीं कर सकता है। यहां पे एक मिनिमम लॉट साइज रखा जाता है, तो कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता मैं खाली 2 शेयर खरीदना चाहता हूं किसी कंपनी के या 4 शेयर खरीदना चाहता हूं। जितना एक मिनिमम लॉट साइज होगा, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो फिक्स करेगी कंपनी, उतने में ही आप मिनिमम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एग्जांपल यहां मान लेते हैं कि लॉट साइज ये रख लेते हैं 50 शेयर्स का, कि मिनिमम 50 शेयर्स या फिर उसके मल्टीपल्स में ही आप यहां पे बुकिंग डाल सकते हैं और ये वाले शेयर्स खरीद सकते हैं। सो 50 या फिर 100 या फिर 150, इस तरीके से आप लॉट्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। तो यहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 50 शेयर इंटू 200 अगर आप करेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस केस में हो गई 10,000 रुपए। अब प्राइसिंग के अंदर भी 2 टाइप के इश्यूज आ जाते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड प्राइस इशू, जिसमें यह कहती है XYZ कैपिटल कि हमने ये फिक्स कर दिया है कि 200 रुपए का
इशू प्राइस है, जिसने इन्वेस्ट करना है करो, जिसने नहीं करना है मत करो। अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हमें पता चल जाएगा शायद ये प्राइसिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन इस केस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग सकता है। अगर क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, हो सकता है कंपनी की वैल्यूएशन शायद ठीक से ना हुई हो, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो आज की डेट में प्रेफर्ड मेथड होता है बुक बिल्डिंग इशू। बुक बिल्डिंग इशू के अंदर क्या होता है, प्राइस बैंड रखा जाता है। सो ये XYZ कैपिटल कहेगी कि हम प्राइस बैंड रख रहे हैं 180 से 200 का। अब इसके अंदर हम मार्केट की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कि मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा आता है। वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं जो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं। इवन रिटेल इन्वेस्टर्स भी अपनी बिड लगा सकते हैं। तो एक बार जब सारी बिड्स कलेक्ट हो जाती हैं, उसके बाद उस प्राइस बैंड के अंदर कुछ भी फाइनल प्राइस रखा जा सकता है। सो इन्वेस्टर्स को तैयार रहना होता है कि वो जो भी फाइनल प्राइस होगा उसमें हमने जितनी भी बिडिंग करी है, जितने भी शेयर्स की, वो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। और ये जो प्राइस बैंड है, इसके अंदर ये जो आपका लोअर वाला अमाउंट होता है इसे हम कहते हैं फ्लोर प्राइस, और ये जो हायर अमाउंट होता है ये होता है आपका कैप प्राइस। और इन दोनों का जो मैक्सिमम फर्क हो सकता है, वो जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 20% का ही हो सकता है। अब बुक बिल्डिंग इशू को मैं थोड़ा सा और डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। एक बार प्राइसिंग हो गई, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, अब ये एबीसी टॉयज और XYZ कैपिटल मिलके करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, अब हमें अपने इशू को मार्केट करना है, इस इशू को बेचना है। तो अलग अलग लोगों को बेचेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, जो बहुत सारा पैसा मैनेज करते हैं, तो QIBs को अप्रोच करेंगे, वहां पे मार्केट करेंगे, कुछ रोड शोज प्लान किए जाएंगे। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो काफी बड़ा अमाउंट डालते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी होती है हमारी रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो इन तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स को मार्केटिंग करनी होगी, जो एबीसी टॉयज और XYZ कैपिटल मिलके करेंगे। तो यहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आ जाता है, और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली आई बैंक की ही रहेगी यहां पे। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जितने भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर जैसा भी इंटरेस्ट जागा है, उनको लगता है कि शायद ये वैल्यूएशन काफी अच्छी मिल रही है और फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है उनको, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। और एप्लीकेशन हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाता है कई बार। मान लीजिए इशू प्राइस है खाली 2000 करोड़ वो रेज करना चाहते हैं और 10 करोड़ शेयर्स का इशू आ रहा है, तो हो सकता है 20 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है वो 5 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो जाए। अभी पीछे IRCTC का जो IPO आया था वो तो 110 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया था। तो ऐसे केस में जब इतना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो हर किसी को शेयर्स मिलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो यहां पे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है शेयर्स अलॉटमेंट का। शेयर्स अलॉटमेंट का क्या मतलब है, XYZ कैपिटल QIBs का एक कोटा है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 50% QIBs का कोटा होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का यहाँ पे 15% के आसपास कोटा होता है और रिटेल इन्वेस्टर्स का 35% का कोटा होता है। तो उस हिसाब से ये शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। लेकिन ये ओवर सब्सक्रिप्शन में अलॉटमेंट कैसे होती है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये क्योंकि थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में। शेयर अलॉट हो गए एक बार तो हमारा फाइनल स्टेप आ जाता है लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे भी ये कंपनी लिस्ट होना चाह रही है वहां पे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। और अब इसके अंदर पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है ये एक बार हम और समझ लेते हैं। सो जो इशू आता है उसकी बिड और ऑफर ओपन करी जाती है 3 से 5 दिन के लिए। जनरली आप देखेंगे कोई भी इशू ओपन होता है। अभी पीछे IRCTC का भी आई थिंक 3 या 4 दिन के लिए ओपन हुआ था। पीछे हमने एवेन्यू सुपरमार्ट का देखा था, उसका भी करीब 3 या 4 दिन के लिए इशू ओपन हुआ था। सो 3 to 5 डेज ऑन एन एवरेज कोई भी इशू को ओपन रखा जाता है, जिसके अंदर आपकी सारी एप्लीकेशंस कलेक्ट होती हैं। अब ये एप्लीकेशंस भी आज की डेट में बहुत सिंप्लीफाइड हो गई हैं। इसके अंदर UPI का सिस्टम भी सेबी ने अलाउ कर दिया है। पहले खाली ASBA एप्लीकेशंस होती थी। ASBA का मतलब है एप्लीकेशंस सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर एक अमाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता था और अगर आपको शेयर्स की अलॉटमेंट होगी IPO के अंदर तो ही आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, तब तक आपको उस अकाउंट में पैसों का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन अब UPI की पेमेंट से भी बहुत आसान हो गया है। पहले आप अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट कर पाते थे IPO के अंदर, लेकिन अब आप अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मान लीजिए अगर आपने भीम ऐप अपना इंस्टॉल की हुई है, आपके पास कोई UPI ID है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली IPO के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये क्लोजिंग होती है, मान लीजिए ये IPO का ओपन हुआ था 3 या 5 दिन के लिए
और लेट से इसकी जो क्लोजिंग डेट थी, हम यहां एग्जांपल मान लेते हैं, लेट से क्लोजिंग डेट थी अगर इसकी 1 अक्टूबर की, तो इस क्लोजिंग डेट से 3 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना होता है। और ये 3 दिन किस लिए हैं? ये 3 दिन है कि जो कंपनी इशू कर रही है उसको एक तो फंड्स मिल जाएंगे, दूसरा जिसको रिफंड करना है उसको रिफंड कर दिया जाएगा, और जिसको शेयर्स अलॉट करने हैं वो शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। ये प्रोसेस 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये प्रोसेस पहले 6 दिन तक अलाउड था, लेकिन सेबी ने अब इसको 3 दिन का ही कर दिया है, तो अब काफी फास्ट होता जा रहा है प्रोसेस आईपीओ का भी। इनफैक्ट अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पे तो 1 दिन के अंदर ही लिस्टिंग हो जाती है। तो यहां पे फायदा क्या है? देखिए, इशूअर जो है, जो इशूअर कंपनी है, उसको कैपिटल बहुत जल्दी जल्दी मिल रही है। जितना जल्दी आईपीओ का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो एक्सेस टू कैपिटल जल्दी होगा। दूसरा, इन्वेस्टर को यह फायदा है अर्ली लिक्विडिटी, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे जल्दी लिस्टिंग होगी, तो अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो एग्जिट कर सकता है। और जो नया बायर खरीदना चाहता है उस आईपीओ को, आईपीओ में मान लीजिए उसको मौका नहीं मिला था, लेकिन अगर कोई बंदा उस स्टॉक को खरीदना चाहता है तो वो जल्दी से खरीद पाएगा। आई होप यहां पे आपको आईपीओ का पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, उनको भी मास्टर इन्वेस्टर सीरीज के बारे में बताइए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।